नवचेतन सत्यावास आज है निकिता पेपर मिल शामली इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां सुधीर बंसल जी से रूबरू होंगे और उनसे जानकारी करेंगे कि आप बनत के रहने वाले हैं और शुरुआत आपकी बनत में शुगर प्लांट से हुई थी। तो क्या क्या किस तरह से आपने सारे घटनाक्रम को जानने के लिए प्रयास करेंगे। मैं सुधीर जी से जानना चाहता हूं कि आप बनत के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम बनत के रहने वाले हैं। और आपके पिताजी नरेश चंद्र बंसल जी के द्वारा ही वहाँ प्लांट शुरू किया गया होगा। हमारे पिताजी नरेश चंद्र बंसल के द्वारा वहाँ 1959 में पहले देसी खांडसारी के प्लांट होते थे, क्रेशर होते थे, उससे शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1974 में हमने सल्फिटेशन प्लांट वहाँ पे लगाया। शुगर प्लांट जैसे क्रेशर होते थे और सल्फर प्लांट में क्या फर्क था? शुगर प्लांट जो है वो नॉन सल्फिटेशन प्लांट होते थे और सल्फर प्लांट में सल्फिटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है चीनी बनाई जाती थी। नॉन सल्फिटेशन प्लांट में खांडसारी बनती थी जो बारीक होती थी जी, और चीनी जो थी वो दानेदार बनती थी, जस्ट लाइक शुगर मिल। सल्फर जिसको बोलते थे। सल्फर जिसको बोलते थे। रेट में भी फर्क होगा, उनके रेट में भी फर्क होता कुछ निकलने में भी निकलने की मात्रा में फर्क होगा। मात्रा में भी उसमें रिकवरी में सल्फिटेशन में जी ज्यादा रिकवरी होती थी। तो पिताजी ने वो प्लांट लगाया था। हाँ, पिताजी ने प्लांट लगाया था जी। मैंने उनके साथ 1974 में ज्वाइन किया था फिर पिताजी के साथ। पिताजी ने ही लगाया था। और आप पढ़ के क्या एजुकेशन रही अपनी? मेरी ग्रेजुएशन थी और आपने सल्फर प्लांट को संभाला। हाँ जी। उसके बाद शामली का जो प्लांट था आपका, हाँ जी, उसमें कैसे आए, या वो दोनों चलते चलते रहे? नहीं, शामली का प्लांट हमने 1980 में शुरू किया था जी। और शामली का प्लांट शुरू करने के बाद फिर हमने बनत वाले प्लांट को बंद कर दिया था। उसके बाद जैसे शामली शुगर का आपका काम था, हाँ जी। पेपर में आने का क्या कारण रहा? उसके बाद 1980 के बाद लगातार हमारा सल्फिटेशन प्लांट चलता रहा जी। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो सल्फिटेशन प्लांट के अगेंस्ट होती चली गई, शुगर मिल प्लांट के फेवर में होती चली गई। कोई ऐसी स्कीम, मतलब किस वजह से ऐसा हुआ था कि वो कोई नुकसान करती थी या क्या? हाँ, जैसे रस उबालने का जो प्रोसेस होता था वो खुले कड़ाव में हम लोगों का रस उबालने की परमिशन थी जी। हमने गवर्नमेंट से वैक्यूम पेन के लिए परमिशन मांगी थी, वो नहीं मिली। वो हमें परमिशन नहीं मिली, जिसके वजह से प्लांट में लगातार नुकसान होता, रिकवरी कम रही, रिकवरी कम होती थी और लॉसेस ज्यादा होते थे। जी। तो इस वजह से फिर हमने इंडस्ट्री चेंज करने का जो है निर्णय लिया और इंडस्ट्री चेंज करने का निर्णय लेते हुए हम सल्फिटेशन प्लांट से पेपर मिल इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए। पेपर की शुरुआत आपने की, पिताजी ने की? नहीं, शुरुआत पिताजी ने ही की जी। उसके बाद छोटा भाई अशोक भी उसमें एंटर हो गया जी। तो हम तीनों ने शुरुआत की और तीनों मिलके फिर पेपर मिल प्लांट हमने लगाया। आप तीनों में से किसी को पेपर प्लांट की नॉलेज थी या लगने के बाद ही? नहीं, लगने के बाद ही नॉलेज हुई, इससे पहले हमें पेपर मिल प्लांट की कोई जानकारी नहीं थी। जी। ये निकिता पेपर्स बहुत साफ सुथरा प्लांट रहा है और ऐसे समय में भी जब सभी पेपर मिल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तब आपने बहुत सही ढंग से उसे मेंटेन किया है, सही ढंग से पेमेंट किए हैं। भले ही आपने लॉन्ग टाइम पेमेंट की कंडीशन रखी हो, लेकिन समय से पेमेंट किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वजह थी ऐसी? सफाई का तो जहाँ तक कहना है कि हमारे जो पिताजी थे नरेश चंद्र बंसल जी, उनको बड़ा शौक था सफाई रखने का प्लांट में। और मंदे के टाइम में भी हमारा प्लांट का चलते रहने का एक कारण ये था कि उनकी प्रेरणा से हम दोनों भाइयों ने प्लांट में क्वालिटी को मेंटेन करके रखा। जी। कभी हमने अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज ये नहीं किया कि हमने सैंपल कुछ दिखाया हो और क्वालिटी हमने कुछ बना के दी। मतलब पूरी ईमानदारी का हमने पूरी ईमानदारी से जो परचेजर से जो हमने विश्वास दिलाया वही हमने क्वालिटी बना के दी। पापा जी हैं अभी? नहीं, पापा जी की 3 साल पहले डेथ हो गई। कितनी एज में लगभग? 92 ईयर्स की एज में डेथ। अच्छा। आप भी समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं?
मेरे से ज्यादा अशोक कर रहा है। अशोक कर रहे हैं। मैं इंडस्ट्री में ही अपना समय देता हूँ। सुधीर जी अपना समय अधिकतर फैक्ट्री में ही लगाते हैं और अशोक बंसल जी समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। अब मैं सीधे अशोक बंसल जी से ही बात करूंगा और जानेंगे कि क्या क्या कार्य आप लोग कर रहे हैं, किस किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं और कैसे प्लांट चला रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। अब हम हैं निकिता पेपर मिल के डायरेक्टर अशोक बंसल जी के साथ और इनसे जानकारी करेंगे कि समाज सेवा व पेपर मिल में किस तरह से आप आगे बढ़े। सारी पेपर मिल की भी जानकारी आपको देंगे और बात करते हैं अशोक बंसल जी से। आप की शुरुआत समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे हुई? मैं सबसे पहले तो सत्यप्रकाश जी और आपकी टीम का निकिता पेपर मिल कैंपस में परिवार में स्वागत करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा मौका हमें अपनी बात को समाज तक पहुंचाने का दिया। जहां तक समाज सेवा शुरू करने का सवाल है, ये समाज सेवा आज से 10-15 साल पहले से शुरुआत हुई। मैं लगभग 80 से जी पहले क्रेशर पे शुरुआत हुई बिजनेस की और 92 से हमने पेपर मिल में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व किया। निकिता का उद्घाटन 92 में हुआ था। हाँ जी। तो निकिता पेपर मिल में बैठने के उपरांत कहीं ना कहीं झुकाव समाज की तरफ हुआ कि हम लोगों की बहुत सी जिम्मेदारी समाज के लिए भी है। सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश की कि पेपर मिल के चारों ओर जिन गांवों से कर्मचारी हमारे पेपर मिल में कार्य करते हैं जी, तो हमें उनके परिवारों की खुशहाली के लिए भी उन गांवों में कार्य करना चाहिए। अच्छा। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जिन गांवों में रास्तों में कच्चे हैं, खड़ंजे नहीं हैं, तो हमने कोशिश की कि उन रास्तों पे भराव करा के और वहाँ थोड़ा बहुत वहाँ के प्रधान से सहायता लेकर और वहाँ पे पक्के फर्श लगवाए जाएं। अगर किसी गांव में कहीं मंदिर में कोई कार्य होना है, मतलब वो पेपर मिल में कोई फंड्स होते हैं या पर्सनल प्रयास? नहीं, वो टाइम ऐसा था जब इस तरह के कोई फंड्स पेपर मिल में नहीं होते थे। लेकिन शुरू से ही जहां तक मैं समझता हूं कि हर एक उद्योग में, हर एक व्यापार में धर्मादा होता था बहुत पुराने समय से, उसका नाम भी जो कि हम लोग अब भूल चुके हैं। जी। हम लोगों ने उसी नीति को अपनाया। हमारे बड़े उस नीति को अपनाते थे और उन्होंने ही हमें ये संस्कार दिए कि अपने व्यापार के साथ साथ, अपने उद्योग के साथ साथ समाज की भी सेवा हम लोगों को करनी चाहिए। हमने अपने आसपास के गांव में जो स्कूल थे, छोटे बच्चों के जो सरकारी स्कूल हैं, उनको भी सहयोग किया, उन्हें भी सहयोग किया। उनमें टाट पट्टी, उसमें बुक्स का देना, वहाँ 15 अगस्त को 26 जनवरी में जाना, बच्चों को मिष्ठान वितरित करना, इसमें हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का भी पूरा सहयोग रहा। वो भी समय समय पर उन स्कूलों में जाते रहे। अच्छा, जैसे पेपर मिल में स्टाफ है वो भी सब आसपास का, नजदीक का ज़्यादा होगा? ज़्यादातर जो स्टाफ है वो, क्योंकि लाभ तभी हुआ उसको जब आसपास के लोग भी ज़्यादा उसमें रखे गए होंगे। हाँ, तभी इसका समाज को लाभ मिलेगा। बिल्कुल समाज को भी लाभ हुआ। क्लब के में कब से आया? मैं लायंस क्लब में आया लगभग 86-87 से मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया। उस समय एक मंदिर भी बना कमला कॉलोनी में। हाँ बिल्कुल, लायंस क्लब के सहयोग से कमला कॉलोनी में एक बहुत पुराना मंदिर था, बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और जो उसमें रह रहे थे उन लोगों ने थोड़ा सा वहाँ गलत गतिविधियाँ भी शुरू की हुई थी, तो समाज का भी बड़ा विरोध था उसमें कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो लायंस क्लब के सहयोग से और फिर हम लोगों ने उसका, लायंस क्लब का एक भवन भी बनाया इसके बराबर। हाँ, उस मंदिर के साथ ही फिर लायन भवन भी बना और आज वो कमला कॉलोनी में बहुत अच्छी स्थिति में है। मुझे जानकारी है कि उसमें काफी बड़ा सहयोग आपका रहा है। पूरे समाज का सहयोग रहा। हम लोगों ने उसमें देवी मूर्ति की स्थापना कराई थी जी, और वो बहुत अच्छी हालत में है और सब लोग उसके दर्शन करने आज भी जाते हैं। अच्छा, लायंस क्लब के द्वारा तो आप सेवा करते ही हैं, उसके अलावा और किन किन माध्यम से करते हैं? माध्यम तो सत्यप्रकाश जी बहुत सारे हो सकते हैं। मन में भावना होनी चाहिए कि हमें समाज सेवा करनी है। अग्रवाल समाज के माध्यम से भी मन रहता है कि सेवा की जाए, जन सेवा समिति के माध्यम से भी मन रहता है कि सेवा की जाए। अपना घर आश्रम है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आदरणीय राय शोभन से चलाई हुई है, उनके साथ भी रहता है कि जो भी
सेवा की जा सकती हो हम करें। हाँ, राजेश्वर जी का स्कूलों में काफ़ी सहयोग रहता है। हाँ, उनके साथ आपका भी नाम रहा है, और जो प्लांट से टाट पट्टी वगैरह निकलती हैं वो भी आपने काफ़ी स्कूलों को भेजी है। बिल्कुल। तो और क्या क्या, जैसे ये अभी लायंस क्लब का वो चल रहा है आँखों का, वो बन के हॉस्पिटल बना है, उससे पहले भी लायंस क्लब ने काफ़ी ऑपरेशन कराए हैं। लायंस क्लब शामली ने पिछले, मैं समझता हूँ 10 साल से जी आई हॉस्पिटल बनाने का एक संकल्प लिया था, क्योंकि लायंस क्लब शामली से बहुत सारे मरीज निःशुल्क गाजियाबाद लायन हॉस्पिटल को भेजे जाते रहे जिनका ऑपरेशन कराए जाते थे। जी तो लगभग सालाना 5000 ऑपरेशन वहाँ कराने के बाद सभी के मन में आया, और हम लोगों ने सोचा क्यों ना शामली में लायन अस्पताल की स्थापना की जाए, जी जिससे कि शामली के अलावा भी उसके आसपास के जो हैं, जैसे सहारनपुर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, मुजफ्फरनगर में भी आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो शामली में ही एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे आंखों के उपचार के लिए वहाँ पूरी समुचित व्यवस्था हो। और वो अब वो तैयार हो गया, तैयार है, और लगभग ऑपरेशन हो भी रहे हैं, उसमें काफी ऑपरेशन हो रहे हैं और काफी लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। आपका सहयोग रहा उनको? हाँ, मेरा भी उसमें टाइम भी रहा, सहयोग भी रहा। एक अभी कल ही बल्कि कांधला में एक कोई डेथ नहीं, मकान भवन में उसके आग लगी थी, उसको मदद हुई है नंदी जी के द्वारा। जी, आपका उसमें योगदान रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ, ये जो माननीय नंदी जी हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, औद्योगिक विकास मंत्री जी, एक दफा उनसे मुलाकात उनके यहाँ प्रयागराज आवास पे हुई। जी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ एक नंदी बैंक की स्थापना की हुई है, जी, जिससे वो समाज के कमजोर वर्गों के सेवा करते हैं, और वो दान नहीं करते, लोन देते हैं। जी, इंटरेस्ट फ्री ब्याज रहित लोन होता है, और वो सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं कि वो उस लोन से अपने व्यापार को, अपने घर को दोबारा से खड़ा करे, जी, उससे कमाई करे और उस लोन को चुकता करे जब जितनी उसे सुविधा हो। जी। तो ये नीति बहुत अच्छी लगी, और खास तौर से ये वैश्य अग्रवाल वर्ग के लिए तो इसलिए बहुत अच्छी है कि यही वर्ग एक ऐसा है जो दान लेने में विश्वास नहीं करता, दान देने में विश्वास करता है। अब आपने जो बनाया है वो अग्रवालों के लिए बनाया है? ये माननीय नंदी जी की प्रेरणा से दिल्ली में एक संगठन खड़ा हुआ। जी, पहले से संगठन था, उसको जिंदा किया गया, वैश्य इंटरनेशनल एसोसिएशन। जी, इसमें भावना उसके पीछे यह है कि एक बड़ा इसके लिए फंड इकट्ठा किया जाए, और जो समाज के कमजोर लोग हैं उनको सहयोग किया जाए। और ये देश भर के सब लोगों के लिए, अग्रवाल्स के लिए है, और साथ ही ये भी है कि विदेश में भी बहुत सारे अग्रवाल हर देश में आपको मिलेंगे, अच्छे पदों पे भी हैं, कमजोर स्थिति में भी होंगे। ये तो था बंसल जी का समाज सेवा का क्षेत्र, बताने में संकोच कर रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी अन्य सेवाओं में इससे भी जुड़े हैं। निकिता पेपर की यदि बात करें, आप उसके डायरेक्टर हैं, इतना साफ सुथरा आपने मिल बनाया है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे कि फिर आगे प्लांट में भी देखा जाए। सत्यप्रकाश जी, हमारे यहाँ मिल में लगभग 750 के करीब कर्मचारी काम करते हैं जी। और शुरू से क्रैशर के टाइम से ही हमारे यहाँ, हमारे पापा जी को बड़ा शौक था कि बहुत साफ सुथरा सा प्लांट होना चाहिए। उससे स्वयं के लिए नहीं, कर्मचारियों के लिए बहुत सुविधा रहती है कि अगर प्लांट साफ होगा, वहाँ वातावरण शुद्ध होगा, तो जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद मिलेगी। वही नीति हमने अपने यहाँ पेपर मिल में अपनाई है। यहाँ शुरू में हमें थोड़ा सा, चूंकि जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें अटपटा लगा कि पेपर मिल में लोन का होना, कहीं जगह जगह थूक देना एक नीति थी। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को समझाया गया कि आप ही के लिए है, आप ही का मिल है। उसमें हमें बड़ा सहयोग मिला, और आज मैं समझता हूँ कि 2002 के बाद आज 32 साल इस मिल को हो गए हैं जी। और 32 साल में सभी कर्मचारियों के सहयोग से हमने साफ सफाई का एक आयाम भी स्थापित किया है। कर्मचारी जो आपके सामने करते हैं? नहीं, पूरी तरह से प्रतिबंध है, और एक दंडात्मक हम लोगों ने नीति भी बनाई हुई है। गेट पे भी चेकिंग होती है कि कोई बीड़ी सिगरेट न लाए।
स्वास्थ्य का परीक्षण भी कभी कराते हैं? स्वास्थ्य का परीक्षण भी इनका समय समय पर होता है। शामली हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट में हमारी जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उसके सहयोग से एक क्लिनिक की स्थापना की गई है इंडस्ट्रियल एरिया में जी, जिसमें एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर कार्यरत हैं। सुबह से शाम तक वो चलता है और सब कर्मचारी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी उद्योग का कर्मचारी उसमें जाके फ्री अपना परीक्षण करा सकता है। इसमें कोई उद्योग नीति के तहत भी कुछ काम होते हैं या स्वयं ही इंडस्ट्री को कराने होते हैं, या सड़कें हैं और पानी है, निकासी है? इसमें सरकार की तरफ से सालाना तो कोई ऐसा बजट नहीं आता है। एसोसिएशन अपने प्रयास से राज्य सरकार से मांग करती है समय समय पर जी, और उस मांग के फलस्वरूप काफी अच्छे परिणाम निकलते हैं। जैसे कि पीछे हम लोगों को 8 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ था, जिसमें यहाँ की सभी सड़कें और नालियां सब बनाई गई थी। और आप देखते हैं कि आज इंडस्ट्रियल एरिया की स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ प्लांट से पानी निकलता है, गंदा पानी, उसको जाने की क्या व्यवस्था है? कहीं बाहर जाता है या सब सफाई के प्लांट? अगर मैं निकिता पेपर मिल की बात करूं तो निकिता पेपर मिल पिछले 8 से 10 वर्षों से बिल्कुल जीरो डिस्चार्ज पे आधारित हम लोगों ने प्रणाली लगाई हुई है। पेपर मिल का कोई भी उद्योग का गंदा पानी हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं, उसी को बहुत बढ़िया साफ करके और वापस प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा। कुछ प्लांट का निकलता होगा? प्लांट में ज्यादातर जो कर्मचारी हैं, अगर उनके नहाने धोने का है उसके लिए अलग से ड्रेन है। अपने और प्लांटों में कुछ पानी निकलता होगा, उसका कहाँ तक जाता है? जो और उद्योग हैं, वैसे तो अगर कोई उद्योग में कोई भी इंडस्ट्री का प्रदूषित पानी है तो उस पर प्रतिबंध है जी, उसको अपने यहाँ वाटर ट्रीटमेंट लगाने के बाद ही वो पानी निकाल सकता है। उसके लिए समुचित नाले की व्यवस्था है जी, और वो नाला बाकायदा 5 करोड़ रुपए की लागत से एक नाला बनाया गया था, जो कि आखिर में शामली के मुख्य नाले में मिलाया जाता है। नहर में तो डलता हो? नहीं, कोई भी पानी, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो कि पानी नहर में डाला जाता है। नहर के नीचे से पाइपलाइन डाल के उसको आगे नाले दूसरी तरफ निकाल दिया गया है और फिर वो शहर के गंदे नाले में मिलाया जाता है। धन्यवाद बंसल जी। अब हम आपका प्लांट का एक बार थोड़ा सा देख लें और लोगों को बताएंगे कि कैसे पेपर बनता है, एक वेस्ट पेपर आने से और पेपर बनने तक का प्रोसीजर भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। रॉ मटेरियल में गत्ता ही रहेगा। गत्ता 2-3 जैसे बाहर से भी आता है, इंडिया से भी आता है। बाहर क्या होता है, जो गत्ता होता है या वेस्ट पेपर होता है उसको लकड़ी का उसका बना हुआ होता है, कागज का, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो मिक्स करके हम अच्छी क्वालिटी का पेपर बना पाते हैं। इंडिया में सिर्फ या तो रिसाइकल्ड पेपर बनता है या बगास से पेपर बनता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो इंडस्ट्री की मजबूरी है इंपोर्ट करना। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? मोस्टली अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से। तो वो कुछ कॉस्टली नहीं पड़ता, इतनी दूर से पड़ता है, पर उससे क्वालिटी बेहतर बनती है, तो हम उसको मिला के हमारे रेट की कॉस्टिंग बेटर। फिर क्या होता है आगे, आइए दिखाते हैं। उसको पानी के साथ मिला के उसकी रिफाइनिंग होती है। अच्छा, लुगदी बनाते हैं? पल्प बनती है, फ्लरी लुगदी बनाना। हाँ जी। ये कन्वेयर से लाया जा रहा है नीचे। हाँ जी, ये कन्वेयर से आता है, इसमें पानी मिलाया जाता है। अच्छा, देख सकते हैं वहाँ पे, आइए। ये पानी कैसा आ रहा है? ये प्लांट का ही पानी है जो हम रीयूज बार बार करते हैं। अच्छा, वेस्ट फैक्ट्री से हम कोई भी पानी बाहर निस्तारण नहीं होता पिछले 5 से 6 साल से। अच्छा, जो वेस्ट पड़ रहे वो हम रीयूज करते हैं बार बार। इससे आपका भी बचता होगा कि भाई बचती। जो पर्पस है हमारा कि हमको पानी कम से कम इस्तेमाल करना है, कम से कम पानी वेस्ट करना है, वो इस फैक्ट्री में हम कोशिश करते हैं हम उसको फुलफिल करें। हम पिछले 5 साल से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में, इसका मतलब ये है कि हम पानी बाहर नहीं निकालते, कोई भी वेस्ट वाटर पानी नहीं निकालते। जो पानी गंदा होता है हम उसको साफ करते हैं और वापस यूज करते हैं।
देखिए, देख सकते हैं आप, एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है कि पानी को बार बार यूज कर रहे हैं। और पानी, जैसे कि आपको बताया जाता है पर्यावरण में पानी की क्या अहमियत है, हमारे लिए क्या अहमियत है, उसको देखने में एक शानदार चीज है कि पानी को बार बार यूज किया जा रहा है और इसको बेवजह खराब करने से बचाया जा रहा है। जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके लिए भी बड़ा अच्छी बात है ये पूरा सिस्टम। इस जो पल्प बनी है उसको रिफाइन करता है, उसमें से जो कागज नहीं होता या जो यूजफुल मटेरियल नहीं होता जी, उसको वो निकाल देता है, जिससे कागज की क्वालिटी बेहतर होती है। ये सब मशीनें उसीलिए लगाई गई है कि ये सब सिर्फ जो पल्प बनी है उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए लगाई हुई है। तो अगर मिट्टी है, पल्प में कागज के साथ मिट्टी आ गई या कुछ भी आ गया, वो उसको निकाल देता है। आइए अंकल, तो अलग अलग मशीनें अलग अलग तरह की चीजें रिफाइन करती हैं। ये रोलर कैसे रखे हैं यहाँ पे नीचे रोलर? ये रोल्स का इस्तेमाल हमारे आगे एप्लीकेशन में रहता है, ये स्पेयर में रखे हैं। मशीनरी स्पेयर्स रखी हुई है जिससे कोई ब्रेकडाउन हो तो काम रुके ना। ओके, जब पल्प रिफाइन हो जाती है जी, तो वो फिर मशीन के ऊपर लाई जाती है। इस मशीन का क्या काम? ये इसको हेडबॉक्स बोलते हैं। ये यूनिफॉर्मली आप देखिए आगे ये करीब 4.5 मीटर चौड़ी वायर है जी, तो उसको यूनिफॉर्मली पल्प को पानी के साथ उसको बिछा देती है, ज्यादा बनाती है। इस टाइम 98% पानी है, सिर्फ 2% पल्प है। अच्छा, तो ये पानी को अलग करती है और नहीं अलग नहीं करती, वो यूनिफॉर्मली आपकी शीट पे आ जाए पानी के साथ। हाँ, तो आइए ये जो है यहाँ पानी और पल्प एक साथ चलता है। आप नीचे देखेंगे तो सब पानी निकाला जा रहा है, इसमें से धीरे धीरे करके अब पानी निकाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कागज रह जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे लुगदी बिछा रहा है जो बनी थी वहाँ पे, हाँ जी, और उसको फिर इसमें आप बता लें ये हेडबॉक्स है अंकल, स्लिपरी है, गिरने के चांस। आइए लेकिन, और ये यहाँ पर पानी ऊपर निकलता है। पानी को छानने का तरीका है, पानी निकल रहा है अब लुगदी से अलग और ये पेपर बनने को प्रोसेस शुरू हो चुका है। पेपर की शक्ल लेनी शुरू कर दी यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट है पेपर बनने। ऊपर जाके देखेंगे और बहुत जोर है। और ये कन्वेयर पे आप देख रहे हैं, ये देखिए पानी और पल्प एक साथ आ रहा है और धीरे धीरे पल्प को सुखाया जा रहा है। बराबर कितना परसेंट पानी है इसमें? यहाँ पे 98% पानी है, 2% पल्प। 98% वाटर है इसके अंदर और सिर्फ 2% इसके अंदर मटेरियल है, जिसको बिछा दे रही है मशीन कन्वेयर। और ये कन्वेयर इधर जा रही है और ये पूरा प्रोसेस होके नीचे जा रहा है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये पानी निकलना शुरू हो गया है यहाँ पे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 98% जिस मेटेरियल के अंदर वाटर है उसको आप इस तरह बिछा पा रही हो, ये कैसे कर सकते? वो हेडबॉक्स का कमाल है। अच्छा, फैसिलिटी ये हार्ट है मशीन का। तो ये जो मशीन है ये पानी को बिछाने में एक्सपर्ट मशीन कह सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस यहाँ से कागज की शक्ल लेनी चाहिए है मटेरियल।
पेपर फिर अलग अलग रोलर से पास होता है। इसके अंदर स्टीम होती है, हाई टेम्परेचर स्टीम। अच्छा, जो उस पेपर को धीरे 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 करके सुखाती है। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया वहां से, हाँ, वो यहाँ पे सूख जाएगा। इन सब में धीरे धीरे करके सूखेगा। कितने रोलर है? तो बहुत सारे रोलर हैं। ये करीब से क्लोज टू 64 रोल्स होने चाहिए। वो 64 के करीब है। 64, अच्छा 64। ये देखिए आप रोलर्स हैं और जो पेपर है वो इनसे गुजारा जा रहा है और काफी हीट है यहाँ पे। मैं महसूस कर सकता हूँ हीट को, क्योंकि रोलर के नजदीक जा रहे हैं तो हीट महसूस हो रही है और काफी जबरदस्त हीट है। सर्दियों के समय पे वर्कर्स को अच्छा लगता होगा यहाँ पे खड़े होना। हाँ जी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हीट है, काफी अच्छी खासी हीट है यहाँ। और गर्मियों में तो परेशानी होती होगी। ये जो हुड है सक्शन हुड है एक तरीके से। ये तो ये एफिशिएंसी के लिए है, ये इसको रोकने रोकने खींच लेता है। ओके, देखिए आपको अब यहाँ पे पेपर की थोड़ी दिखने लगेगा कि हाँ भाई पेपर आ रहा है। और ये रोलर्स हैं जो जिससे इनको गुजारा जा रहा है कागज को धीरे धीरे सुखाने के लिए। जो पानी रह गया है उसको निकाला जा रहा है। ये ऑनलाइन स्कैनिंग मशीन है, ये ऑनलाइन पेपर की क्वालिटी चेक कर रही है। ओके, देख सकते हैं ऊपर चोट लगने के चांसेस है, ध्यान रखिए। पे नहीं जाते। हाँ, अगर एक्सीडेंट होने के चांस है तो पे आप नहीं समझो ना, मतलब रोल बगल में है। हाँ हाँ हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन काम क्या है यहाँ पे स्कैनिंग करने के बाद? ये क्या कर रही है मशीन? कटिंग नहीं करती है, ये सिर्फ स्कैन कर रही है कि आपकी लाइव पेपर की क्वालिटी कैसी चल रही है। अच्छा उसकी और ये स्कैन करके वहाँ पे दिखा रही है पेपर की मोटाई वगैरह। हाँ जी, वो देखिए ऊपर देखिए कितना मॉइस्चर है, कितना उसका ग्राम जीएसएम है। अच्छा वो स्क्रीन पे आ रहा है, वो लाइव स्क्रीन पे आता है, अंदर कंप्यूटर में जाता है। अगर कोई पैरामीटर ऊपर नीचे होता है वो साथ में अलार्म बजता है, जिससे सारी टीम को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ओके, मतलब की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है किसी भी लेवल पे। क्वालिटी कंट्रोल हम माल बेचने के बाद नहीं करते, बनाने के समय ही क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। ओके, यहीं पे होता है बस सब कुछ की यहीं रखेंगे, बिल्कुल 0-0 रखना है। हाँ बिल्कुल, थॉट यही है। नमस्कार, ठीक चल रहा है। ये बन गई जंबो रोल। ये पूरा बड़ा एक रोल बन जाता है, करीब 15 टन का रोल होता है ये। वाह क्या बात है, 15 टन का एक रोल। और ये तो नहीं एक्सपोर्ट होता होगा डायरेक्ट? ये तो नहीं, ये नहीं होता। ओके, इसको कट करते हैं, वो आगे प्रोसेस है। ओके अच्छा। ये देखिए जंबो रोल बन गया है प्लांट के अंदर और ये इतना बड़ा है कि ये एक ट्रक के अंदर पूरे ट्रक में आएगा ये एक रोल। ये करीब 4.5 मीटर चौड़ा है। 4.5 मीटर चौड़ा और लंबा कितना है? ये चौड़े से मीटर। अच्छा, आगे हाँ जी, अब ये जाएगा स्लेटिंग मशीन पे और ये क्रेन से उठाया जा रहा है। ये क्रेन से जाता है, क्रेन। हाँ जी, क्रेन आएगी, ये क्रेन क्रेन से यहाँ पर जंबो रोल क्रेन से उठाया जा रहा है। वो छोटे रोल भी रखे हैं साइड में। वो ये कोर पाइप है। ये बेसिकली जो छोटी रील, जो रील्स बनती हैं, जो वहां आप स्टॉक देखिएगा, ये कटिंग होती है। उसके अंदर ये स्ट्रेंथ देने के लिए, उसकी रोल स्ट्रेंथ देने के लिए लगता है। इसको कोर पाइप बोलते हैं। कोर पाइप भी है, डाला जाता है उसके अंदर, उसके ऊपर ये लपेटा जाता है। ओके, और ये क्रेन 15 टन का वेट उठा रही है, आप देख सकते हैं। ये आप देखो ना, और ये 15 टन का वेट। 15 टन क्या है? ये बहुत देखने में इजी लग रहा है कि क्रेन से उठा हुआ है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क है ये, क्योंकि बहुत वेटेड है। और इसके अंदर रोलर भी है शायद अभी। हाँ जी, दिख रहा है दोनों तरफ रोलर लगा हुआ है, तो रोलर के साथ ही निकल के आता है पूरा ये। और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए फिर इसको रोलर को निकाल के कैसे करते हैं? क्या कह रहे हैं? ये रोलर जो है अभी, हाँ जी, जिससे उठा रहे हैं हुक फंसा के, ये आगे जब अभी चलेगा आपको देखिएगा, जब ये आगे रील आएंगी ये एम्प्टी हो जाएगा। ओके, बेसिकली क्या है, इसके ऊपर अभी पूरा पेपर है। पेपर है तो अब वेट वो है। गोल घूम के उसकी एक रील बनेगी,
तो धीरे धीरे जैसे जैसे रील बनती जाएगी इसका विड्थ कम होता जाएगा, छोटे बनते जाएंगे रोल हो रही है और ये फिर खाली हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। तो अब आगे क्या होता है प्रोसेस? ये आगे ये मशीन पे रखा जाएगा, वो देखिए आप आगे वो रोल स्प्लिट होके आए हुए हैं, आइए नीचे लेके चलते। तो अब हम आ गए हैं जहाँ पे बिल्कुल तैयार मटेरियल जो रोल है वो क्रेन से उठाया गया है, और ये इसका वेट ये 15 टन बता रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा होता है। और ये क्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है? अलग अलग क्रेन है, इसका 20 टन की कैपेसिटी। अच्छा, 20 टन की जो क्रेन है लगभग बता रहे हैं, ये 20 टन की क्रेन है, और इसने 15 टन का वेट अभी लिया हुआ है। और ये देखिए रख रहे हैं धीरे धीरे, और जिस रोलर पे इसको लपेटा गया था पेपर को, उसके साथ ही निकालते हैं मशीन से। और हमने शुरू में बहुत सारे रोलर देखे थे, शायद यही कारण था कि इतने सारे रोलर रखे थे एक्स्ट्रा में, ताकि जो रोलर निकल जाता है फिर अगला रोलर रख जाए और उस पर पेपर चढ़ाया जा सके। और बता रहे हैं इसकी जो कटिंग होने में अभी प्रोसेस शुरू होने में 15-20 मिनट लगते हैं। तो ये एक रोलर जो होता है इसको पूरा फिनिश होने में, मतलब कि पूरा ये पेपर निकलने में कितना टाइम लगता है एक रोलर पे? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा सिर्फ पेपर उतारने में लगता है रोलर। हाँ, मतलब वो दूसरा रोल होता है, मल्टीपल रोल्स होते हैं, तो उसका प्रोसेस रहता है कि एक रील की विड्थ एक हो गई तो उसको फिर से लगाना है। और ये जो है इनके ऊपर चढ़ता है, ये पेपर जो है इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, और ये उसे स्ट्रेंथ देने के लिए है। ये सब देख रहे हैं आप, ये सब रोल यहाँ पे रखे हैं, और ये भी गत्ते के, ये भी यहीं पे प्रोडक्शन होती है। हाँ, ये भी अपने यहाँ प्रोडक्शन होती है। ओके, इसकी भी प्रोडक्शन यहीं पे होती है। ये अंदर लगाने के लिए अलग से हार्ड बनाया जाता है थोड़ा, और काफी वेटेड है। मैं देख रहा हूँ इसका वेट भी जो अंदर है, इसका वेट भी काफी है, मतलब कि ये भी अच्छा खासा भारी है। मुझे लग रहा था दूर से कि हल्का होगा, लेकिन काफी भारी है, काफी अच्छी क्वालिटी में बनाया है। और ये जो रॉ मटेरियल अभी यहाँ पे पड़ा है नीचे, ये वापस चला जाएगा। ये रीयूज होता है, ये रीयूज होता है, कुछ भी बेकार नहीं जाने देंगे। कुछ नहीं बेकार। पानी भी नहीं, कागज भी नहीं, कुछ नहीं जाता बाहर फैक्ट्री से। मोदी जी की जीरो जो टोटल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है जी, उसके तहत हम कोशिश करते हैं हम कुछ भी वेस्ट ना करें। ये अच्छी बात है कि आप वेस्ट कुछ भी नहीं करने जाने देते बाहर, और उससे क्या है, गंदगी बढ़ती है बाहर। पानी भी गंदा ही होता है अगर वेस्ट वाटर जाएगा बाहर। और हार्ड मटेरियल से तो पूरे शहर के शहर क्योंकि पहाड़ खड़े हैं शहरों में, बस वही मेरा थॉट है कि वो हम ना करें। जी, ये मशीन क्या है? जो आपने वो पेपर देखा होगा, वो जंबो रोल जिसको बोलते हैं जी, वो स्लिट होके ये कट साइज के हिसाब से ऐसी मशीन्स ऐसी रील्स बनती हैं। ये लगभग 1 फीट चौड़ी, अलग अलग साइज की है, अलग-अलग साइज की डिमांड के हिसाब से ये कस्टमाइज करते हैं आप। हाँ जी। अब उसको फिर यहाँ पे लाके उसको रैपिंग की जाती है प्लास्टिक की पन्नी में। ये पैकिंग का है। हाँ जी। ये जो पूरी मशीन आप देख रहे हैं कैमरे में इस समय, और इस तरीके से इसकी पैकिंग हो जाती है। तो पैकिंग भी है, हैंडमेड नहीं है, वो भी प्रॉपर मशीन से ही होती है, जिससे कभी बारिश या किसी वजह से अगर ट्रांसपोर्टेशन में है तो ये खराब ना। प्लास्टिक का पूरा पन्नी, बहुत बारीक सी पन्नी है। वैसे तो कोशिश की गई है कि बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज ना हो। हाँ, तो ये लेकिन श्रिंक अच्छी रैप है क्वालिटी, 30 माइक्रोन की, थोड़ा बहुत के इस्तेमाल होती है। थोड़ा बहुत पानी में अगर आ गई तो कोई तो दिक्कत नहीं उससे सीलन नहीं होगी। और ये आप देख सकते हैं कितने अलग अलग साइज के रोल्स यहाँ पे रखे हैं पेपर के, और ये यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन होता है, और ये इस तरह से पेपर तैयार होके बाहर जाता है। तो कितनी स्ट्रेंथ है, कितना प्रोडक्शन कर सकती है हमारी जो प्लांट है? मतलब ये पूरा प्लांट 500 टन पर डे कैपेसिटी का प्लांट। 500 टन पर डे जी। और हम अभी कितना कर रहे हैं? से अबाउट 80% to 85% एफिशिएंसी पे हैं हम लोग। 25 to 85 80 से 85% एफिशिएंसी पे हैं। कर रहे हैं हम अभी जी। अब इसका कोशिश मतलब ये है उसको हम 95 पे या 100 पे कैसे लेके जाएं। आप भी कोशिश कर रहे हैं आप इतना कि स्ट्रेंथ के बिल्कुल 100% के करीब होने के बावजूद। एक बिजनेसमैन का काम इतनी- एफिशिएंसीज बढ़ाना ही है। मतलब अब कि क्या पता 100 से 105 हो जाए। प्लांट्स की हालत ये है, अगर दूसरी चीजों में देखा जाए कि जितनी उनकी पावर है वो उससे कम ही जनरेट कर पाते हैं, और कई बार तो आधे से भी कम रहती है।
और आप 80% 85% के करीब प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ जितना प्रोडक्शन कर सकता है प्लांट, और उसके बाद करें कि हमें और बढ़ाना है सिस्टम, कॉस्ट कम करनी है तो एफिशिएंसीज पे और बेहतर जाना ही पड़ेगा। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप पेपर के बारे में? क्या पेपर का क्या लग रहा है कि क्या भविष्य है? पेपर का भविष्य मेरी समझ में बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया अब ट्रांजिशन कर रहा है प्लास्टिक से, सिंगल यूज प्लास्टिक से पेपर के अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। राइट फ्रॉम पेपर बैग हम आज यूज करने लगे हैं, जो हम पहले पन्नी लेके चलते थे, आज हम पेपर बैग यूज करने लगे हैं। हम कोशिश करते हैं जितना ज्यादा पॉली बैग को रिप्लेस कर लें एज अ कंज्यूमर पेपर से। तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा कंज्यूमर है, तो अगर 10% से 15% भी ट्रांजिशन हो जाएगा तो वो पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कहीं ना पर्यावरण के लिए इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर बायोडिग्रेडेबल है। कहीं आप उसको फेंक भी देते हैं किसी वजह से तो वो अपने आप बायोडिग्रेड हो जाता है। ऐसा नहीं, वो पॉलीबैग की तरह नहीं है कि वो कई 100 साल तक वहीं पड़ा रहे। जो प्लास्टिक है आपके पास, जो रॉ मटेरियल आता है, क्या उसमें प्लास्टिक भी होती है? उसमें प्लास्टिक भी होती है, हम उसको रिफाइन करते हैं, प्लास्टिक निकालते हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं। फाइबर का मटेरियल होता है, जो आजकल फाइबर वो चलती है, मार्केट में भी सेल करते हैं हम उसको, क्योंकि वो उसका फाइबर रिकवरी कर लेते हैं प्लास्टिक से। जी। तो आज प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी काफी शुरू हो गई है इंडिया में, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ मिलके हम भी अपना योगदान दें। तो सर हमें ले आए हैं अब ईटीपी प्लांट पे। ये यहाँ पे पूरा पानी का प्रोसेस का तरीका है इनका, और इसको ये रीयूज करते रहते हैं बार बार पानी को, यानी कि एक बूंद पानी भी फैक्ट्री के बाहर नहीं जाने देते अपनी फैक्ट्री का। और जो साफ पानी होता है, जो ये साफ कर लेते हैं इस पानी को, उसका भी ये यूज करते हैं। तो सर क्या रहता है पूरा प्रोसेस? ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं जी। इसमें फैक्ट्री का जो वेस्ट वाटर होता है, जो ऑलरेडी यूज हो गया, वो आता है। क्योंकि क्या है, जब पानी आता है उसमें आप देखेंगे जो पल्प होती है, फाइबर होता है, वो काफी बच जाता है जी। तो वो भी कंपनी का नुकसान है अगर वो बाहर निकालेगी। तो हम कोशिश करते हैं उससे, अच्छा, मतलब कुछ मटेरियल पानी के साथ बाहर जाता है, वो भी आप रिकवर कर लें, उसको भी रिकवर कर लेंगे। जैसे आप ये देखेंगे ये पल्प है कुछ जी, इसको भी रिकवर कर लेंगे। तो ये तो बेनिफिशियल हुआ आपके लिए, खर्चा हुआ ही नहीं। ये तो आपका लुगदी में जो जा रहा था बाहर मटेरियल, वो भी आपने रोक लिया। ये तो अच्छा है आपके प्लांट के लिए। तो आपने तो मतलब कि खर्च नहीं किया, आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। हाँ, तो हम किसी भी चीज को यहाँ खर्च नहीं मानते, इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं फैक्ट्री जी जी। कोई भी काम हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। हम देखिए एनजीटी के आदेश है कि नहीं, आप पानी बाहर नहीं, वेस्ट वाटर नहीं बाहर डाल सकते, तो हमने तो एनजीटी के आदेश से बहुत पहले ये सिस्टम डेवलप कर लिया था। अच्छा, मतलब कि आपने कोर्ट के आदेश से पहले ये सब चीजें कर। हाँ, मतलब हम ये कोई भी काम जबरदस्ती या किसी दबाव आदेश में नहीं कर रहे, मतलब कि आपकी इच्छा ही है कि नहीं ये होना चाहिए। हाँ, ये हम करीब 5 से 7 साल हो गए, हम आज भी जीरो वेस्ट डिस्चार्ज पर हैं कंपनी। मतलब कि अपना हार्ड वेस्ट बाहर डालते हैं, हमारा कोई लिक्विड वेस्ट डालते हैं, हमारा कोई पानी बाहर नहीं निकलता है। ओके। तो हम जीरो वेस्ट पॉलिसी पे हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी आदेश या सीपीसीबी के गाइडलाइंस की वजह से। जी, हम ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छे भारतीय होने का दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं आप, और ये होना ही चाहिए। अगर सब लोग आप ही की तरह करने लगे तो भारत में से पर्यावरण को लेके जो समस्या है बहुत जटिल, ये उससे निजात पाई जा सकती है। और ये देखिए अलग अलग प्रोसेस है। ये इतना गाढ़ा आता है जब शुरुआत में होता है, और ये सब प्रोसेस होने के बाद, हाँ जी, इसको ये ऐसा हो जाता है। और इसमें से बहुत स्मेल है इसमें, और ये प्लांट में से आ रहा है, और ये इसमें से पानी अलग कर लिया जाता है, और जो इनका मटेरियल है वो रीयूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए बार बार। और ये सब भाई काम का हिस्सा है वाटर ट्रीटमेंट का, जो इन्होंने लगाया हुआ एक सिस्टम पूरा प्रॉपर। ये अलग अलग क्लोज लूप सिस्टम है ये। तो यहाँ पानी आके स्टॉक कर लेते हैं हम, फिर हम मोटर से इसको पानी को जैसी रिक्वायरमेंट है अपने यहाँ ले लेते हैं। ये वाटर आप यहाँ पे स्टॉक करते हैं? ये मैंने स्टॉक कर लिया, वेस्ट वाटर आया मैंने स्टॉक कर लिया। इसको फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है अपने सिस्टम में, ये क्लोज लूप सिस्टम है, यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और जो फ्रेश वाटर है डायरेक्टली साइड पे चला जाता है।
तो ये पूरा प्रोसेस है। और ट्रीटमेंट होने के बाद का पानी वो वापस सीधा चला जाएगा। अच्छा, वो रुकता ही नहीं है यहाँ पे, सीधा प्लांट के वो अपने प्लांट में, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। पेपर इंडस्ट्री इज अ वाटर इंटेंसिव प्रोसेस जी। वो एक तरीके से मेरा रॉ मटेरियल है। क्या आपने आसपास के दूसरे पावर प्लांट, पेपर प्लांट में भी आप जाते होंगे, तो वहाँ पे भी आपने देखा है किसी ने जब करते हैं, पेपर इंडस्ट्री करना शुरू कर दी है। अच्छा, पेपर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है इन चीजों में जी। तो मोस्टली हर पेपर इंडस्ट्री अब अपना पानी कोशिश करती है कि वो ट्रीट करके अपने यहाँ इस्तेमाल करें। अच्छा, कागज को लेके ये है कि भाई पेड़ काटे जाते हैं कागज के लिए, सबसे ज्यादा इंडिया में 95% कागज जो बनता है, ब्राउन पेपर, क्राफ्ट पेपर की बात करते हैं, वो बनता है आपका वेस्ट से ही जी, रद्दी से। ये एक गलत धारणा है जो विदेशों से आई है, जिसे हमने बिना समझे बिना परखे अपने सिस्टम में ढाल लिया कि कागज बनता है तो पेड़ों से वो काट के बनता है। इंडिया में कागज पेड़ काटना बैन है सरकार से। ओके, आप परमिशन लेनी होगी। एक पेड़ आप नहीं काट सकते, एक पेड़ भी काटना है तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन। तो अगर मुझे समझिए 15,000 टन वेस्ट पेपर रॉ मटेरियल चाहिए तो उतना पेड़ हर महीना काटना पड़ेगा। मैं 1 किलो लकड़ी यूज नहीं करता हूँ अपने एप्लीकेशन। हाँ, मैं छोड़ दीजिए, इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर, सिर्फ कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिनको सरकार ने जमीन दी है, उसी जमीन पे वो पेड़ उगाते हैं और उसी जमीन पे वो उसको फिर से उगाते हैं और बड़े पैमाने पे प्रोसेसिंग करते हैं। हाँ, ये जो धारणा है वो अमेरिका या कनाडा में है, जहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं कागज बनाने के लिए। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लिए पेड़ काट रहे हैं। तो ये जानकारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि लोगों को ये है कि भाई पेड़ काटे जा रहे हैं और उसी से पेपर बनता है। नहीं, पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, ये सस्टेनेबल प्रोसेस है। आप जितना कचरा जनरेट करते हो, पेपर इंडस्ट्री उसको इकट्ठा करती है, उसको रिसाइकिल करती है। ये रिसाइकलिंग का सिस्टम है पूरा। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें पूरा प्लांट दिखाया और वाटर प्रोसेस क्या है आपके यहाँ और कैसे एक प्लांट को जीरो डिस्चार्ज किया जा सकता है वो भी आपने समझाया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।